हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। तो आप सभी बताइएगा, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास। ये जो हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास है, सबसे पहले जानिएगा इसका जो प्रकाशन हुआ था वो कहाँ से आया था, कहाँ से हुआ था। तो जब भी प्रकाशन की बात होगी तो आप बताएंगे कि हिंदी साहित्य का जो वृहद इतिहास है इसका प्रकाशन नागरी पिछाड़ी सभा द्वारा किया गया था और ये जो है 16 खंडों में विभक्त हुआ है। ठीक है, हिंदी साहित्य का जो वृहद इतिहास है यह 16 खंडों में प्रकाशित हुआ है। 18 खंडों में बात चल रही है लेकिन 16 खंडों में प्रकाशन इसका हो चुका है, ये बात को ध्यान रखिएगा। और आज इन्हीं के बारे में हम थोड़ा विस्तृत अध्ययन करेंगे कि किस भाग में कौन सा नाम दिया गया था और उसके संपादक कौन थे। पहले भाग का क्या नाम था, उसके संपादक कौन थे, दूसरे का क्या नाम था, संपादक कौन थे। और साथ ही साथ अगर आप मेरी क्लास में लगातार बने रहेंगे तो मैं जो है आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपको ये जो 16 भाग हैं सभी आपको यहीं पे रट जाएंगे, सभी अच्छे से याद हो जाएंगे। बस आपको क्या करना है, आपको ये वीडियो पूरी देखनी है शुरू से अंत तक और चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा कि कैसे मैं एक एक भाग को उनके संपादक के साथ कनेक्ट कर रही हूँ। आराम से पढ़िएगा, हड़बड़ी मत करिएगा, चीज़ें अच्छे से याद हो जाएंगी। बस एक बार आप ध्यान से उसको पढ़ेंगे तो हर एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद होगी और दोबारा बार बार आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। रिवीजन के लिए पढ़िएगा, पर यह नहीं कि आपको याद ही नहीं है। तो चलिए ठीक है, क्लास की शुरुआत करते हैं। बने रहिएगा शुरू से अंत तक ताकि आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझ में आए। तो आइए देखिए, यहाँ पे हम सबसे पहला पॉइंट दिया है, नागरी प्रचारणी सभा से हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास का प्रकाशन 16 खंडों में हो चुका है। 18 खंडों में बात चल रही है लेकिन 16 खंडों में इसका जो प्रकाशन है वो हो चुका है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे कहते हैं, अनेकानेक विद्वानों ने अलग अलग खंडों का संपादन कार्य किया था। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग खंडों का जो है संपादन कार्य संभाला था, किया था। तो उनको हम यहाँ पे देखेंगे कि किस खंड का संपादन किसके द्वारा किया गया है। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले बात करेंगे प्रथम भाग की। यहाँ से भी प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। बात करें प्रथम भाग की तो प्रथम भाग जो है इसका नाम क्या है, हिंदी साहित्य की पीठिका। क्या नाम है, हिंदी साहित्य की पीठिका। और इसके संपादक कौन है, तो इसके संपादक हैं राजबली पांडे जी। संपादक कौन है, संपादक हैं राजबली पांडे जी। इन्हें याद कैसे रखेंगे, सबसे बड़ी समस्या यही है कि इनको याद कैसे रखा जाए। ठीक है, तो अगर आप हमारी क्लास में जुड़े हैं तो आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ कि आप इन्हें याद कैसे रखेंगे। देखिए, कहते हैं ना पीठिका, पीठिका को बनाइए पीठ। ठीक है, पीठिका को आप बना लीजिए पीठ कहते हैं। और यहाँ पे लिखा है राजबली। ठीक है, कहते हैं जिसके पास बहुत ज़्यादा बल होता है उसकी पीठ भी बहुत मजबूत होती है कि नहीं। कोई बलवान व्यक्ति है, अगर आप उसके पीठ पे मारेंगे भी तो उसको कुछ असर नहीं करता है। तो आप इससे थोड़ा सा कनेक्ट करेंगे, पीठ उसी की मजबूत होती है जो बहुत बली होता है, बहुत बलशाली होता है। बली से राजबली पांडे और पीठ से हो जाएगा पीठिका, यानी कि हिंदी साहित्य की पीठिका जो है इसके संपादक हैं राजबली पांडे जी। आगे देखिएगा, बात करें दूसरे भाग की तो दूसरे भाग का जो नाम है वो है हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास जो है ये दूसरा भाग है और इसके संपादक जो हैं वो हैं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी। अब इन्हें हम कैसे याद रखेंगे, देखिए, जब किसी चीज़ का विकास होता है तो उसका विकास जब धीरे धीरे होता है तो रिजल्ट अच्छा आता है। अगर झटके में किसी चीज़ का विकास किया जाएगा तो उसका रिजल्ट जो है आने वाले टाइम में खराब हो जाएगा। लेकिन जब भी विकास अच्छा होता है तो वो धीरे धीरे विकास करेगा, तभी उसका रिजल्ट अच्छा जाएगा। तो कह सकते हैं हिंदी, जो कि आज हमारी राजभाषा बनी हुई है हिंदी, तो भाई हिंदी राजभाषा है, अच्छी ही है, तो इसका विकास कैसे हुआ,
याद रख सकते हैं। इसका विकास धीरे धीरे हुआ, तभी तो आज ये इतनी अच्छी भाषा मानी गई है, हिंदी भाषा। इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं कि जब हिंदी भाषा का विकास हुआ तो वो अचानक से नहीं हुआ था, वो धीरे धीरे हुआ था, यानी कि धीरेन्द्र वर्मा। कनेक्ट हो गया। आगे देखिएगा, बात करें तीसरे भाग की, तो तीसरा भाग जो है वो है आदिकाल। तीसरे भाग का जो नाम है वो है आदिकाल। और आदिकाल की अगर हम बात करें तो इसके जो संपादक हैं वो हैं पंडित करुणापति त्रिपाठी व वासुदेव सिंह। पंडित करुणापति त्रिपाठी और वासुदेव सिंह इसके संपादक हैं। किसके? आदिकाल के। अब इन्हें हम कैसे कनेक्ट करेंगे? आप जानते हैं आदिकाल जो है ये हिंदी साहित्य इतिहास की अगर हम बात करें तो पहला काल जो आता है वो आदिकाल आता है। तो आप जानते हैं जब हमारी ज़िंदगी में कोई काल आता है और वो हमारी लाइफ में फर्स्ट टाइम आता है, जैसे कि आप लोग कोरोना वायरस से कनेक्ट कर लीजिए। जैसे जब कोरोना आया था तो क्या किसी को पता था कि ऐसी बीमारी आ जाएगी कि मतलब किसी के संपर्क में आने से ही उसकी जान चली जाएगी? नहीं पता था ना कि ऐसी कोई बीमारी भी आ जाएगी, हम अपने परिवार से ही हमको दूर रहना पड़ेगा। लेकिन आया ना, जब पहली लहर आई थी तो आप लोग सतर्क नहीं थे, हर किसी के मन में डर था। लेकिन उसके बाद जब दूसरी लहर आई, तीसरी लहर आई तो आप लोग एकदम मतलब निडर हो गए, कोई डर ही नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि आप लोगों की आदत पड़ गई। लेकिन जब फर्स्ट टाइम आया था तो बिल्कुल भी आदत नहीं थी, ठीक है, बिल्कुल भी पता नहीं था कि हम कैसे रहेंगे, कैसे इसका सामना करेंगे। हर किसी को डर रहता था कि आज हम हैं, कल पता नहीं कौन सी बीमारी हमें लग जाए और कहीं कोरोना हमें ना पकड़ ले, हम रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे। ये सारी चीज़ें थी। क्यों? क्योंकि वो पहली बार आया था। अब इसी से आप इनको कनेक्ट कीजिएगा। जैसे आदिकाल है, आप जानते हैं आदिकाल हिंदी साहित्य के इतिहास का पहला काल है आदिकाल। तो जब पहला काल आया, पहला काल आदिकाल, इससे आप याद रखिएगा आदिकाल की बात हो रही है। तो जब पहली बार काल आता है तो हर कोई करुणा करने लगता है। करुणा मतलब यानी कि दुखी हो जाता है कि नहीं? पहला काल आएगा तो सबकी जिंदगी में दुख ही दुख आते हैं, हर व्यक्ति करुणा करने लगता है। और जब करुणा करने लगता है तो वो किसका इंतजार करेगा? वासुदेव का इंतजार करेगा। वासुदेव का इंतजार करता है कि हे वासुदेव कुछ तो चमत्कार कीजिए कि हमारी जिंदगी फिर से नॉर्मल हो जाए। बस इसी से आप थोड़ा सा कनेक्ट कर लेंगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा। जैसे कोरोना वायरस था तो जब आया था तो हर कोई भगवान से यही प्रार्थना कर रहा था कि कुछ ऐसा चमत्कार कीजिए कि ये पल हमारी ज़िंदगी से जल्द चला जाए। और अब अगर कोरोना की बात भी सुनते हैं आप लोग तो कोई डर नहीं रहता। ठीक है, जब पहली बार हम लोगों ने झेल लिया तो अब तो आदत हो गई है कोरोना से हम लोगों को भी लड़ने की, है कि नहीं? तो बस इसी से आप इनको याद कर लीजिएगा। जब भी पहली बार काल यानी कि आदिकाल से याद करिएगा। पहली बार कोई काल आता है तो हर व्यक्ति क्या करता है? करुणा करने लगता है। और फिर किसका इंतजार रहता है? तो वासुदेव का इंतजार रहता है। ठीक है, याद रख लेंगे। आगे देखेंगे चौथा भाग। जो चौथा भाग है वो है भक्ति काल, निर्गुण भक्ति। भक्ति काल है चौथा काल, लेकिन भक्ति काल में निर्गुण भक्ति है। अब इसका संपादन किसने किया था? तो परशुराम चतुर्वेदी ने किया था। ध्यान रखिएगा। तो कह सकते हैं कि अगर आपको निर्गुण भक्ति करनी है, कैसी भक्ति करनी है? अगर आपको निर्गुण भक्ति करनी है तो आपको क्या करना है? आपको परशुराम से मिलकर रहना होगा। परशुराम से मिलकर ही आप निर्गुण भक्ति कर सकते हैं। ठीक है, और इसका समय भी याद रख सकते हैं। जैसे चौथा भाग है ना कि कौन सा भाग है, तो कहेंगे जब आपको निर्गुण भक्ति करनी है, वो भी चारों तरफ आप निर्गुण भक्ति करना चाहते हैं, तो आपको परशुराम चतुर्वेदी के साथ रहना होगा। क्यों? क्योंकि वे चारों वेदों के ज्ञाता हैं। जो चारों वेदों के ज्ञाता है वही आपको चारों तरफ निर्गुण भक्ति करा सकते हैं। इससे आप कनेक्ट भी कर लेंगे, आसानी से याद भी हो जाएगा। अगला देखिएगा पांचवा भाग। पांचवा भाग जो है इसका नाम है भक्ति काल सगुण भक्ति। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा? चौथा भाग तक। तो चौथा भाग जो था वो था भक्ति काल निर्गुण भक्ति। तो हमें जो निर्गुण भक्ति करनी थी वो चारों तरफ करनी थी, यानी कि चौथा भाग। तो अगर चारों तरफ करनी थी तो हमको किसका सहारा लेना पड़ेगा? परशुराम चतुर्वेदी का। क्यों? क्योंकि ये चारों वेदों के ज्ञाता है, तो यही हमें जो है चारों दिशाओं में हमारी निर्गुण भक्ति करा सकते हैं।
ऐसे याद कर लेंगे। अब बात करें पांचवें भक्ति की, जो पांचवा भाग है वो भी है भक्ति काल, लेकिन भक्ति काल में सगुण भक्ति की बात हो रही है। तो कहते हैं अगर जब हमें सगुण भक्ति करनी है तो पहले समझिएगा, जो सगुण भक्ति है इसके संपादक कौन है, तो देवेंद्र नाथ शर्मा व विजेंद्र स्नातक, ये इसके जो है संपादक माने जाते हैं सगुण भक्ति के। तो कैसे याद करेंगे, देखिएगा, कहते हैं देवों की विजय जो होती है, जो देवताओं की विजय होती है वो किसमें होती है, सगुण भक्ति में। जानते ही हैं सगुण यानी कि साकार रूप, ईश्वर का साकार रूप, और निर्गुण यानी कि निराकार, ठीक है, जिसमें लोग मानते नहीं हैं कि हाँ ईश्वर कुछ है, ईश्वर का कोई आकार है, कोई रूप है, ठीक है। सगुण में आप पढ़ते हैं राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, ठीक है। तो आप इससे इनको कनेक्ट भी कर सकते हैं कि देवों की विजय, जो देवता लोग होते हैं उनकी विजय जो होती है वो सगुण भक्ति में ही होती है। अगर कोई पूछे देवों की विजय किस में होगी, देवताओं की बात किस में होगी, तो आप कहेंगे सगुण में कि निर्गुण में, तो आप कहेंगे बिल्कुल सगुण में। निर्गुण में तो वो लोग निराकार रहते हैं, वो लोग मानते ही नहीं हैं, ठीक है, कि हाँ भगवान भी कुछ होता है। इस तरीके से आप इनको कनेक्ट कर सकते हैं और इस तरीके से याद करेंगे तो कभी अगर ऐसे प्रश्न आया सामने और जब आप 4 ऑप्शन देखेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मुझे अलग कैसे छांटना है और हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट में देखिएगा छठवां भाग। जो छठवां भाग है ये है रीतिकाल, जिसमें आता है रीतिबद्ध। रीतिकाल रीतिबद्ध, इसके संपादक कौन थे, तो इसके संपादक थे डॉक्टर नगेंद्र। तो आप जानते हैं जो नाग होते हैं, जो नाग, सांप, नाग जो भी कहिए, नाग जो होते हैं वो जब किसी को पहले क्या करते हैं, पहले व्यक्ति को लपेट लेते हैं, बांध लेते हैं, उसके बाद काटते हैं, ठीक है। कई बार तो आपने देखा है कि ऐसे ही काट के भाग जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर आपने देखा है कि नाग जो होते हैं पहले कभी कभी व्यक्ति के पैरों को लपेट लेते हैं या उसके हाथ में लपेट लेते हैं, बॉडी में। अगर बहुत बड़ा है तब तो बहुत ज़्यादा लपेट देगा, और छोटे में है तो फिर काट के भाग जाएगा। तो बांधता कौन है, लपेटना यानी कि बांधना, नाग जो है वो बांध लेता है। नाग जो है वो क्या करता है, वो लोगों को बांध के तब काटता है। तो रीतिबद्ध बांधता कौन है, नाग, यानी कि डॉक्टर नगेंद्र। याद हो जाएगा, इससे थोड़ा सा कनेक्ट करेंगे, समझ में आ जाएगा। आगे देखिएगा 7वां भाग। बात करें 7वें भाग की तो इसका जो नाम है वो है रीतिकाल रीतिमुक्त। पहला 6ठा भाग है रीतिकाल रीतिबद्ध, और 7वां जो रीतिकाल है वो है रीतिमुक्त। और रीतिमुक्त इसके संपादक कौन है, तो डॉक्टर भगीरथ मिश्र। देखिए, हर व्यक्ति इस दुनिया में मुक्ति पाना चाहता है, और जब मुक्ति पाना चाहेगा तो वो भागेगा ही। जब आप भागेंगे तभी तो आपको मुक्ति मिलेगी। हर कोई जो है, कहते हैं ना कि हर कोई जो है मुक्ति पाना चाहता है और उसकी रेस में वो भागता ही रहता है, कभी एक जगह स्थिर नहीं रहता, बस सोचता है कि कुछ ऐसा करे कि हमको बस मुक्ति मिल जाए। तो मुक्ति पाने के लिए हर व्यक्ति भागता रहता है। तो भागने से भगीरथ मिश्र को याद करिएगा और मुक्ति से रीति मुक्त, ठीक है। ये भी कनेक्ट हो गया, समझ में आ रहा है ना। अगर आपको ये सेशन समझ में आ रहा है और आपको अच्छे से चीज़ें याद हो रही हैं तो प्लीज़, अगर आप में से किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लास्ट में आप लोग भूल जाते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप लोगों का कुछ भी नुकसान नहीं होगा। और एक लाइक तो ज़रूर कर दिया कीजिए वीडियो पे, कि आपको वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो। आगे देखिएगा, 8वें भाग की बात करें तो जो 8वां भाग है वो है हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान, भारतेंदु काल, संवत 1900 से 1950 विक्रम तक। कहते हैं जो 8वां भाग है वो है हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान, और इसमें बात करेंगे भारतेंदु काल की। तो भारतेंदु काल का जो समय है वो है संवत 1900 से 1950 विक्रम तक। इसके संपादक कौन है, तो संपादक हैं डॉक्टर विनय मोहन शर्मा जी। संपादक कौन है, डॉक्टर विनय मोहन शर्मा जी। अब इन्हें हम कैसे याद करेंगे, तो कहेंगे, इसको कहिएगा, जैसे 8वां है ना, 8वां से करिए उठना, 8वां को कनेक्ट करिए उठना। तो कहेंगे कि उठकर हिंदी साहित्य का उत्थान करो, कहाँ पर, भारत में, और कैसे करो, विनय के साथ करो। उठकर हिंदी साहित्य का उत्थान करो भारत में,
विनय के साथ यानी कि विनय मोहन शर्मा उठकर से 8वां, और उठकर किसका उत्थान करो, हिंदी साहित्य का उत्थान करो, उत्थान से अभ्युत्थान, कहाँ पर, भारत में यानी कि भारतेंदु काल, और कैसे करो, विनय के साथ करो यानी कि विनय मोहन शर्मा। पूरा कनेक्ट हो गया। इस तरीके से आप याद करेंगे तो ये भी आपको अच्छे से याद रहेगा। आगे देखिएगा, जो 9वां भाग है, 9वां भाग है द्विवेदी काल। द्विवेदी काल, इसके जो संपादक हैं वो है 1950, इसका जो समय है वो है संवत 1950 से 75 विक्रम तक द्विवेदी काल का समय है। और इसके जो संपादक हैं वो है पंडित सुधाकर पांडे। कौन है? पंडित सुधाकर पांडे। कैसे याद करेंगे? कहते हैं द्विवेदी को बनाइए 2 वेद। कहते हैं देखिए, अगर आपको सुधार करना है, अगर आपको अपनी जिंदगी में सुधार करना है तो आप 2 वेद पढ़ लीजिए। 2 वेद पढ़ लो तो आपकी जिंदगी में सुधार हो जाएगा। ठीक है, 2 वेद यानी कि द्विवेदी काल का जो संपादक है वो पंडित सुधाकर पांडे ने किया है। तो कह सकते हैं अगर आपको 2 वेद का ज्ञान हो गया तो आप अपनी जिंदगी का सुधार कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे आप इनको कनेक्ट कीजिएगा। आगे बात करेंगे 10वां भाग। जो 10वां भाग है ये है उत्कर्ष काल, और उत्कर्ष काल में ये है काव्य वाला पार्ट जो है, इसका समय संवत 1975 से 95 विक्रम माना गया है। और इसके संपादक कौन है? तो वो हैं डॉक्टर नगेंद्र जी। डॉक्टर नगेंद्र इसके संपादक हैं उत्कर्ष काल काव्य के, याद रखिएगा। आगे है 11वां भाग। जो 11वां भाग है ये है उत्कर्ष काल नाटक का। उत्कर्ष काल नाटक, और समय क्या है? संवत 1975 से 95 विक्रम तक। अभी देखिए, ये आपका उत्कर्ष काल ही चल रहा है। उत्कर्ष काल का समय क्या है? 1975 से 95 विक्रम। ध्यान रखिएगा, ये उत्कर्ष काल काव्य जो है वो डॉक्टर नगेंद्र ने इसका संपादन किया था। उत्कर्ष काल नाटक की जब बात होगी तो आप क्या कहेंगे कि सावित्री व दशरथ का नाटक बड़ा ही उत्कर्ष लगा। ठीक है, ऐसे याद करिएगा। सावित्री, जैसे नाटक जब होता है तो 2 व्यक्तियों में किया जाता है ना, 2 व्यक्ति में ही होता है कम से कम। तो कहेंगे सावित्री और दशरथ जी का जो नाटक हमने देखा, उनका हर एक नाटक एक यानी कि 11। तो ऐसे पढ़िएगा कि सावित्री व दशरथ ओझा का एक नाटक उत्कर्ष लगा। कैसा लगा? उत्कर्षक लगा। इस तरीके से याद करिएगा, अच्छे से याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला जो है वो है 12वां भाग। जब 12वें भाग की अगर हम बात करेंगे तो जो 12वां भाग है वो है कथा साहित्य, और समय देखिएगा, इसका भी समय संवत 1975 से 95 विक्रम है। और संपादक की बात करें तो डॉक्टर निर्मला जैन इसके संपादक हैं। 12वां भाग क्या है? कथा साहित्य का है। तो इसे कैसे याद रखेंगे? कहते हैं देखिए, जैसे मान लिया कहीं पे कथा चल रही है, ठीक है, तो कहते हैं कथा जो चलती है वो बार बार चलती है। कथाएं एक जगह कथा चली, फिर आगे चल के वो कथा आपको फिर कभी ना कभी सुनने को मिलेगी। आप देखते ही हैं टीवी पे भी कथा वगैरह चलती रहती हैं। तो कथाएं तो चलती ही रहती हैं बार बार, कथाएं चलती हैं बार बार से कनेक्ट करिएगा 12 को, और कथा से कनेक्ट करिएगा कथा साहित्य। तो कथा चलती है बार बार, और बार बार जब हम सुनते हैं तो क्यों हम उसी कथा को बार बार सुनते हैं? क्योंकि वो कथा बड़ी निर्मल लगती है। वो कथा अगर निर्मल होगी तभी हम उस कथा को बार बार सुनेंगे। तो कैसे याद करेंगे? कथा भाई चल रही है और बार बार उस कथा को हम सुन रहे हैं। कहीं पे कथा हो रही है, वो कथा बार बार चल रही है और उस कथा को हम बार बार सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि भैया कथा जो है बहुत ही निर्मल थी। कथा कैसी थी? कथा बड़ी ही निर्मल लग रही थी सुनने में, इसलिए हम उसको बार बार सुन रहे थे। याद हो जाएगा आसानी से। निर्मल से हो जाएगा निर्मला जैन, कथा से हो जाएगा कथा साहित्य, बार से हो जाएगा 12। ठीक है, तो इस तरीके से आप भाग को भी, उस भाग के नाम को भी और उसके संपादक को भी अच्छे से याद करिएगा। आगे बढ़ते हैं 13वां भाग। 13वां भाग जो है वो है समालोचना, निबंध और पत्रकारिता। ठीक है, पत्रकारिता। समय क्या है? संवत 1975 से
95 विक्रम इसका समय माना गया है। और अगर संपादक की बात करें तो इसके संपादक हैं लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी। अब इन्हें हम कैसे याद रखेंगे, तो आप इनको याद रखिएगा, 13वां को बना लीजिएगा 13। एक लाइन है कि तेरी आलोचना तो लक्ष्मी करेंगी, तेरी आलोचना लक्ष्मी करेंगी। तेरी से हो जाएगा 13वां, आलोचना से हो जाएगा समालोचना, और लक्ष्मी से हो जाएगा लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी। तो तेरी आलोचना कौन करेगा, तेरी आलोचना लक्ष्मी जी करेंगी, और कोई नहीं करने आएगा, लक्ष्मी जी स्वयं तेरी आके आलोचना करेंगी। तो याद हो जाएगा 13वां भाग जो है वो है समालोचना का। समालोचना, निबंध और पत्रकारिता, और इसके संपादक हैं जो है लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी। नेक्स्ट में देखिएगा 14वां, जो 14वां भाग है वो है अद्यतन काल का। अद्यतन काल जो है ये 14वें भाग में है। समय है संवत 1995 से 2017 विक्रम, और इसके जो संपादक हैं वो हैं डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा और डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया। ये इनके जो हैं संपादक हैं। अब इन्हें हम कैसे याद करेंगे कि जो अद्यतन काल था, इसको ऐसे कनेक्ट करिएगा कि अद्यतन काल जो था वो 14 वर्ष का था। ठीक है, अद्यतन काल 14 वर्ष का था हर वंश के लिए। लेकिन कहाँ के हर वंश के लिए, कैलाश पर, कैलाश पर रहने वाले हर वंश के लिए 14 वर्ष तक अद्यतन काल था। इस तरीके से आप इनको याद करिएगा कि जो अद्यतन काल था ये 14 वर्ष का था, और ये 14 वर्ष किस किस के लिए था, तो हर वंश के लिए था। लेकिन जो लोग कैलाश पर रहते थे वहाँ की बात हो रही है, हर वंश के लिए था लेकिन केवल कैलाश पर रहने वाले लोगों की बात हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से कनेक्ट करेंगे तो याद हो जाएगा। 14 वर्ष तक जो था वो अद्यतन काल था, यानी कि 14वां भाग अद्यतन काल का हो गया। और ये जो काल था ये हर वंश के लिए था, हर वंश यानी कि हरवंश लाल शर्मा और हर वंश के लिए था। लेकिन कहाँ पर, कैलाश पर, केवल कैलाश की बात हो रही है और किसी की नहीं बात हो रही है। तो कैलाश पर केवल हर वंश के लिए अद्यतन काल जो था वो 14 वर्ष तक था। इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं। आगे देखिएगा 15वां भाग। 15वां भाग जो है वो है आंतर भारतीय हिंदी साहित्य। आंतर भारतीय हिंदी साहित्य, इसके जो संपादक हैं वो हैं डॉक्टर नगेंद्र और पंडित राहुल सांकृत्यायन। ये इसके जो है संपादक हैं। कैसे याद करेंगे कि 15 भारतीय, यहाँ पे लिखा ना आंतर भारतीय, तो यहाँ से कनेक्ट कीजिएगा कि 15 भारतीय नागेंद्र से संस्कृत पढ़ते हैं। 15 भारतीय नागेंद्र से क्या पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं। तो 15 से हो जाएगा 15वां भाग, भारतीय से हो जाएगा आंतर भारतीय हिंदी साहित्य। भारतीय जो है वो नागेंद्र से, तो नागेंद्र हो जाएगा, और क्या पढ़ते हैं, संस्कृत से हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन। याद हो गया कि 15 भारतीय नगेंद्र से संस्कृत पढ़ते हैं। आगे देखिएगा, और लास्ट है 16वां भाग। जो 16वां भाग है वो है हिंदी का लोक साहित्य। 16वां भाग जो है वो है हिंदी का लोक साहित्य, और इसके संपादक हैं डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय। कैसे याद करेंगे कि ये जो 16 कलाएं किसके पास थी, 16 कलाएं इस लोक में किसके पास थी, तो आप कहेंगे कृष्ण के पास। भाई 16 कलाएं इस लोक में किसने दिखाई थी, तो कृष्ण ने दिखाई थी, भगवान कृष्ण देव ने दिखाई थी 16 कलाएं इस लोक में। ठीक है, 16 कलाएं, 16 से हो जाएगा 16वां, 16 कलाएं इस लोक में, लोक से हो जाएगा हिंदी का लोक साहित्य। किसने दिखाई थी, कृष्ण भगवान ने दिखाई थी, तो डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय। तो ये आपके जो हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास है, जो कि 16 खंडों में विभक्त हुआ है, उनको एक एक करके और ट्रिक के साथ मैंने बता दिया है कि कैसे आप इनको याद रखेंगे। और उम्मीद भी करते हैं कि आपको इनमें से जो है हर एक पॉइंट अच्छे से समझ में भी आया होगा। एक दो अगर नहीं याद हुआ होगा तो आप इसको दोबारा रिवीजन कीजिएगा, अच्छे से याद हो जाएगा। और इसमें 2 पॉइंट और लिखा है, इसको भी पढ़ लेते हैं। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने विभिन्न विद्वानों के सामूहिक सहयोग से हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन कार्य किया था। किसने, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। कहते हैं जो धीरेन्द्र वर्मा थे ये अलग अलग विद्वानों के सामूहिक सहयोग से हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किया था। आगे कहते हैं इस ग्रंथ में संपूर्ण हिंदी साहित्य को 3 कालों
आदिकाल, मध्यकाल एवं आधुनिक काल में विभक्त करते हुए प्रत्येक काल की काव्य परंपराओं का विवरण अविच्छिन्न रूप में प्रस्तुत किया गया। किस ग्रंथ की बात हो रही है? वही जो धीरेन्द्र वर्मा ने जिसका संपादन कार्य किया था हिंदी साहित्य नाम से। इसमें जो है 3 कालों का वर्णन किया गया, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। इन्हीं कालों में इनको विभक्त करते हुए प्रत्येक काल की काव्य परंपराओं का विवरण जो है अविच्छिन्न रूप में प्रस्तुत किया गया। ये 2 पॉइंट थे, इन दोनों को भी आप ध्यान रखिएगा। और कल हम बात करेंगे हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी जो प्रमुख ग्रंथ लिखे गए हैं और उनके जो रचनाकार हैं उनको भी हम कल विस्तृत रूप में और ट्रिक के साथ ही याद करने का प्रयास करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको समझ में आई होगी और चीज़ें भी आपको अच्छे से याद हुई होंगी। तो अगर आपको ये क्लास समझ में आई है, 1-2 लाइन भी अगर आपको यहाँ से याद हुआ है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उनका भी भला हो जाए। और अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो एक बार फिर से कहते हैं कि जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। तो कल मिलते हैं इसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।